अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। जमीन फटी ना आसमान गिरा, बेटे के हाथों बेतौकीर होती ममता, मां के आंसुओं से हर दिल तड़प उठा, बेटे ने पूरी जमानत करा ली। और फिर तस्करा करेंगे बिलावल भुट्टो की नैब के खिलाफ चार्जशीट और चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालिबा। वजूहात क्या है? हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों नैब के खिलाफ, मगर दोनों जानिब से खामोशी क्यों है? ना सब्सक्राइब करने का झंझट, ना बेल आइकन दबाने की मिन्नतें, यूट्यूब की बंदिश के लिए तैयारियां मुकम्मल। क्या हुकूमत नौजवान एंटरप्रेन्योर्स के रोजगार का ये सिलसिला भी बंद कर देगी? और फिर गल्फ में ख्वाबों के महल तामीर करना मुश्किल हो गया। दुबई में 9 लाख नौकरियां खत्म होने का अंदेशा, लाखों गैर मुल्की शहरियों को भी अमारात से बेदखल किया जा सकता है। मैंने नेर जिया नेर च पाया जे माई नू मारदा है ते बड़ा डाडा मारदा है। अज इस भैड़के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के मदानी बन सट्टी सू। माई एदी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह उत्ते नील सन, सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। वे पुत्र बशीरिया, मेरा ही काम भी तू करिया झीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे, अज फिर टुर गया मेरे नाल रुस के। एक मुद्दत से मेरी मां नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। लफ्ज मां सुनते ही दिलो दिमाग ऐसे तरोताजा हो जाते जैसे बारिश बंजर जमीन को तरोताजा कर देती है। मां के बगैर घर हमेशा वीरान नजर आता है। मां की मोहब्बत वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप नहीं सका और ना ही नाप सकेगा। मां की मोहब्बत हिमालय का वो पहाड़ है कि जिसकी बुलंदियों को आज तक कोई छू सका और ना ही छू पाएगा। मां की मोहब्बत वो सदाबहार फूल है जिस पर कभी खिजा नहीं आती है। मां तो औलाद पर कुर्बान हो जाया करती है। हर रिश्ते की मोहब्बत को अल्फाज में बयान किया जा सकता है, मगर मां की मोहब्बत नाकाबिले बयान है, बयान से बाहर है। मां कहने को तो 3 हुरूफ का मजमुआ है, लेकिन अपने अंदर कुल कायनात समोए हुए है। मां की अजमत और बड़ाई का सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा कि रब्बे करीम जब इंसान से अपनी मोहब्बत का दावा करता है तो उसके लिए मां को मिसाल बनाता है। मां वो है जिसको एक नजर प्यार से देख लेने से ही हज का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला ने फिरदौसे बरी मां के कदमों की खाक करार दिया है। अनमोल रिश्तों की बुनियाद, मोहब्बत का अमृत, प्यार का सेले रवा, मां की उल्फत जैसे मीठे पानी का चश्मा, मां की खिदमत सादत, मां की फर्मा बरदारी इबादत, मां से मोहब्बत जन्नत का बायस। एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि रब्बे कायनात की जानिब से हजरत इंसान को अता करदा इस तोहफे की तौहीन, इसकी बेतौकीरी और इसके सामने ऊंची आवाज में गुफ्तगू के क्या नताइज हो सकते हैं। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में ऐसा ही एक वाकया पेश आया है जिसमें एक बेटे ने, जी हां वही बेटा जिसकी एक आवाज पर मां का सुकून गारित हो जाता था, जिसके लिए मां ने खुद फाका करके रोटी का इंतजाम किया, खुद धूप में जलकर जिसके लिए साए का इंतजाम किया, साएबान दिया, जिसको तकलीफ में देखकर सारी सारी रात जागती रही। अरसलान तो आया अपनी मां गुल्लार बीबी से मुलाकात करने। मां ने अपने लख्त जिगर के लिए मरकजी दरवाजा खोला, हब्स और गर्मी के सताए बहू और बेटे को ठंडा पानी पेश किया, लेकिन मां के हाथों से पिलाया गया पानी उसके गैज़ो गज़ब को ठंडा नहीं कर सका। घर में चलते एसी की ठंडक और उसकी ठंडी हवा भी बेटे के सीने में भड़कती नफरत की आग को गुलजार नहीं कर सकी। अरसलान ने अपनी अहलिया के उकसाने पर अपनी ही प्यारी मां को तशद्दुद का निशाना बनाया। उन हाथों पर तशद्दुद किया जो उसे 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन उठाए रखते थे। उसने उन पांव और टांगों को भी जख्मी किया जो उसका झूला झुलाने के लिए अपना सुकून गारत कर रही थी। उस बदबख्त की लातें, घुंसे और मुक्के मुसलसल बरस रहे थे। मां की चीखें आसमान को छू रही थी, मगर एक लम्हे को उसे अपने बचपन की याद नहीं आई। एक बार भी उसे मां की ममता की तरफ ध्यान नहीं गया। आज इस वाक़े पर सारी कौम शर्मिंदा है और मां की इस बेतौकीरी पर दुख और तकलीफ क्या गुजर रही है। मैं दरमियान में अटकी हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मगर ना बहू ने बहुत कुछ किया मेरे बेटे ने भी। अब बख्शिश का कोई जरिए नहीं है, बख्शिश का कोई जरिए नहीं है, कुछ बचाओ छोड़ा ही नहीं है। अभी तक वो हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहे। हमारा मेडिकल भी हुआ है सारा हॉस्पिटल में, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि हमारे जिस्म पे निशानात हैं मारने के, लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। हमें इंसाफ चाहिए। अब इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद RPO रावलपिंडी सुहेल ताजिक ने मामले का नोटिस लिया और पुलिस को तहकीकात के अहकामात सादिर किए।
पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी और जराये के मुताबिक एक बार गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया, जिसके बाद मुल्जिम ने 6 अगस्त तक जमानत हासिल कर ली है। अब यहाँ बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। एक क्वेश्चन मार्क है पुलिस के ऊपर भी कि पुलिस की तरफ से गिरफ्तार होना, फिर उसके बाद छोड़ देना, फिर पूरी जमानत हासिल कर लेना, क्या पुलिस गिरफ्तार करके मुल्जिम को अदालत में प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी? क्या इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? क्या कमजोर एफआईआर मुजरिम की जमानत का बाइस भी बनती है इस तरह के केसेस में? क्या ऐसे केसेस पुलिस में दर्ज नहीं होना चाहिए हैं? इन तमाम तर मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आरिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। रावलपिंडी के बदबख्त बेटे ने जिस तरह अपनी माँ की तजलील की है, वो मेरा ख्याल है कि अब तो पूरी दुनिया ने देखी है, और उसको बताने के लिए उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन उसको बताने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। चौधरी साहब, वो बेटा जमानत कबल गिरफ्तारी कराने के लिए जाता है और उसको बेल मिल जाती है। अमूमन इस तरह के मामलात में प्रोसीजर होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो बेल बिफोर अरेस्ट है, ये एज ए मैटर ऑफ राइट मिलती है जहाँ तक अबूरी जमानत का ताल्लुक है। क्योंकि जब कोई केस रजिस्टर होता है तो उसके बाद किसी भी मुल्जिम को यह हक हासिल है कि अगर उसे पुलिस हर वक्त नहीं गिरफ्तार करती, क्योंकि असल काम तो पुलिस का था, जिन्हें ये केस रजिस्टर होने के फौरी बाद उसे अरेस्ट करना चाहिए था। अगर वो अरेस्ट कर लेते फिर काफ़ी मामला ऐसे हो जाते हैं कि रिमांड लेते उसका उसे रखते हैं, और के पास भी इस तरह की सूरत होती कि उसको वक्त लग जाता बेल में। लेकिन जब वो बेल बिफोर अरेस्ट के लिए चला गया है तो अदालत ने लाजमी तौर पर उससे पहले तो बेल बिफोर अरेस्ट अबूरी जमानत जो है वो देनी है। उसके मतलब करना जब रिकॉर्ड आएगा उस और पुलिस आएगी रिकॉर्ड लेके, उस वक्त फैसला होगा कि उसे अदालत बेल के काबिल समझती है या उसे जेल भेजती है। पहली स्टेज पे जेल से ज्यादा वो पुलिस के पास भेजेगी। जब बेल रिफ्यूज हो जाएगी तो वो पुलिस के पास जाएगा, उसके बाद फिर वो यानी उसका जुडिशल रिमांड होगा, फिजिकल रिमांड के बाद जुडिशल रिमांड। तो ये तो ऐसी कानूनी सूरत हाल है जिसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चाहे केस जो है वो बड़ा खौफनाक है, इससे ज्यादा खौफनाक हो मर्डर केस हो तब भी बेल बिफोर अरेस्ट अबूरी जो जमानत कबल गिरफ्तारी है वो मिल जाए। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, कानूनी से ज्यादा फिर इसका मतलब है कि मोरालिटी का इशू है, अखलाकी इशू है, समाजी इशू है, और अखलाकी गिरावट का शिकार किस कदर है माशरा, शायद उसकी भी एक दलील है जो इस वाक़े की सूरत में हमारे सामने आ गई है। क्या इसी तरह से खुदा न खास्ता माओ की तजलील होती रहेगी और हम देखते रहेंगे? इसके प्रोटेक्शन के लिए जो एक सोशल प्रोटेक्शन है वो किस तरह से मुहैया की जा सकती थी इस केस के अंदर? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, पहली बात तो यह सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ तो माँ या बाप का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ है। अगर मुआशी तौर पर वो इंडिपेंडेंट हो तो बच्चों को, बेटों को जरूरत ही नहीं होती कि वो उन पर हाथ उठा सके, क्योंकि वो मोहताज होते हैं उनके। ज़्यादातर ये इसकी वजह जो है वो मुआशी है। ऐसी सूरत जहाँ माँ ने सारी ज़िंदगी बच्चे के लिए सर्व कर दी और वो बच्चा जो है जब जवान हुआ तो अपनी बीवी के हाथ करके माँ के साथ वो ज्यादती करता है, जुल्म करता है और बीवी को खुश करता है। तो इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ पूरी दुनिया में माँ को तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अखलाक देता है। और ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ऐसे वाक़यात होते हैं। वो आपने वो नज़म भी यानी मसूद साहब की सुनी होगी, जिसमें वो बशीरा जो है वो अपनी माँ को मार के जाता है स्कूल में। तो माँ जो है वो जाती है पीछे बच्चे के उसका पता करने के लिए कि उसने रोटी भी खाई है या नहीं, जो माँ की हड्डियाँ तोड़ के जा रहा है। माँ का प्यार और माँ के अंदर जज्बा एक और है। और बच्चे खास तौर पे लड़के, मैं आपको अर्ज करूँ, लड़कियाँ बहुत मुख्तलिफ है। लड़कों का रवैया जो है वो बहुत ज्यादा जालिमाना और सफाकाना होता है। नहीं, लेकिन आरिफ चौधरी साहब, आप देखिए, मेडिकली भी बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो लफ्ज माँ अदा करता है। रिलीजियसली भी माँ के कदमों तले जन्नत रखी गई है और कहा गया है कि जब ये बड़े हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, तो इनके सामने उफ तक ना कहो। ये हमारी जो रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है हमारे सामने है। तो क्या आप ये कह रहे हैं, फिर वही बात है कि क्या वालिदैन को जब वो बुढ़ापे में पहुंचे, इस दहलीज पे कदम रखें, तो उनको ओल्ड एज होम्स के सपोर्ट कर दिया जाए? क्या यही एक सोशल प्रोटेक्शन, एक यही सेफ्टी नेट है? अखलाकियात इसकी बातों में पाकिस्तान में तो एक रिवाज है। हम हर मामले में कहते हैं जी हम तो इस्लामी मुआशरा है, हमारी तो ये अक़दार है। हर अक़दार हमारी जिस तरह की अक़दार है ध्यान रखते हैं।
लेकिन असल बात यह है कि जहाँ माशी तौर पर वालिदैन बोझ बन जाते हैं, वहाँ ये बच्चे जो है, अगर तो कोई इंसान का बच्चा हो और वाकई महसूस करता है तो ये वो ऐसा होता नहीं है। लोग बच्चे बहुत प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और बहुत सारे लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि वाकई जन्नत कमाने का जरिया है कि उनकी वो खिदमत करते हैं। लेकिन स्टेट को इन बातों की उस यानी जो है ना कॉस्मेटिक्स में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आरिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन उस्मा के दुखों का मदावा नहीं किया जा सकता है, उसके आंसू जो उसकी आंखों से बह रहे हैं, यकीनन उसकी आहें भी अर्श तक जारी होंगी। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है, एक भयानक तस्वीर है हमारे माशरे की। गुज़श्ता चंद दिनों से कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के हवाले से सियासी रहनुमाओं के बयानात सामने आ रहे हैं। ऑपोजिशन जमातें मुसलसल नैब की बंदिश का मुतालबा करती रही हैं, जबकि आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जहां चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा किया है, वहीं नैब के खात्मे की बात भी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैब से मुताल्लिक क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। सन 2000 में उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने एहतसाब का नारा लगाया तो इस मकसद के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब का कयाम अमल में लाया गया। नैब के कानून में उसे यह इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी इदारे में ज़ेर तफ्तीश मुकदमे को एहतसाब अदालत में मुंतकिल कर सकता है। यही वजह है कि जब भी मुल्क में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का तासुर उभरता है तो नैब का इसमें नुमाया किरदार होता है। यूँ तो नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब का बुनियादी काम लूटी हुई रकम की रिकवरी है और करप्शन का खात्मा है, लेकिन नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सियासी इंतकाम और सिलेक्टेड एहतसाब के लिए इस्तेमाल होता रहा है। नैब की हैसियत एक तलवार की तरह है, ये जिसके कब्जे में होगी मुखालिफिन पर चलेगी। लेकिन अब तो नैब की कारकर्दगी बल्कि हुक्मरानों से इसके गठजोड़ के बारे में अदालतें भी मुसलसल तनकीद कर रही हैं। अदालत उज़्मा के फाजिल जजेस ने ख्वाजा बरादरान के मुकदमे में तफसीली फैसला देते हुए नैब पर बहुत कड़ी तनकीद की और कहा है कि नैब केस इंसानी तजलील की बदतरीन मिसाल है। पाकिस्तान में जमहूरी अख्तियार का यकीनन इस हवाले से मजाक उड़ाया जा रहा है। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया है कि नैब मुतनाज़े है और एहतसाब यकतरफा हो रहा है। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में लिखा है कि नैब का मकसद वफादारियाँ तब्दील कराना, सियासी जमातें तोड़ना, मुखालिफिन का बाजू मरोड़ना और उन्हें सबक सिखाना है। नैब की साख और गैर जानिबदारी मजरू हो चुकी है। सवाल यह है कि अब क्या इसके बाद भी नैब का वजूद बरकरार रह सकेगा? क्या नैब के सरबराह और उनके पुष्पना शर्म नहीं करेंगे? अदालती रिमार्क्स नैब के खिलाफ चार्जशीट है। इस फैसले के आने के बाद लीगी रहनुमाओं ने भी चेयरमैन नैब के इस्तीफे और नैब को खत्म करने का मुतालबा किया है। हाल से लीगी रहनुमा क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो भी देख लीजिए। नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें, और आला तरीन अदलिया ने अपोजिशन के मौक़िफ़ की सिर्फ हिमायत नहीं की, उन्होंने उससे आगे बढ़कर नैब की हकीकत को पाकिस्तान के अवाम के सामने नंगा कर दिया है। मैंने नैब को डील किया है, वहाँ इंसाफ का माहौल बदकिस्मती से नहीं है। अगर कोई एक फर्द वहाँ इंसाफ देना भी चाहता है, वो माहौल ऐसा है जो उसको इंसाफ नहीं करने देता। वहाँ पे आप इस ड्रैकोनियन लॉ के तहत, ये जो काला कानून है जो पुराना बना हुआ है, जो एक डिक्टेटर ने उसके अंदर ड्रैकोनियन जो आर्टिकल्स हैं वो ऐड किए थे, अगर ये कानून रहेगा तो आप किसी फरिश्ते को भी यहाँ पे ले आए, वो भी वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकते। वाज़े तौर पे लिखा गया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज किया गया। बदकिस्मती से अपनी पैदाइश से लेके आज तक एहतसाब के नाम पे इस मुल्क में आर्म ट्विस्टिंग की गई है। दौर किसी का भी था, अब वो वर्स्ट कैफियत में है। लाजम है ये पार्लियामेंट पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के वो नई कानून साजी करें। हम इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी शायद अदा नहीं कर सकते, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं। हम पुरज़्म हैं, अपोजिशन पुरज़्म है, हुकूमत को भी हिम्मत करनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो, तो बजाय करप्शन की कालक मुखालफिन के चेहरे पे मलने के और करप्शन की उस पूरी ड्राइव को नाकाम बनाने के नए कानून के तहत नया अदारा बनना चाहिए। अब ऑपोजिशन जमातें तो नैब के खिलाफ मुसलसल बयानात दाग रही हैं। अदालती रिमार्क्स भी नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। चुनांचे अब सवाल यह है कि क्या नैब का इदारा खत्म कर दिया जाए? नैब के खात्मे के लिए मुमकिन तरीक़ाकार क्या हो सकता है? क्या ऑपोजिशन हुकूमत को नैब के खात्मे के लिए तैयार कर पाए? इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, आज बिलावल साहब ने कहा कि नैब को खत्म करो और चेयरमैन नैब को घर जाना चाहिए। आपको लगता है कि मुतालबा किस हद तक जायज़ है
और फिर इस पर हुकूमत ये कहती है कि असल में नैब के विंग्स को क्लिप करने की बात करते हैं इसलिए ताकि एहतसाब रुक जाए, एहतसाब का अमल जो है वो कंटिन्यूटी से ना चल सके। क्या कहिएगा? ये तो बड़ी एक अजीब सी बात हुई है। इस दफा तो मुनफरद ही है कि जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में मकबूल बाकर साहब ने दी है, ऐसी ऑब्जर्वेशन तो मैंने किसी को भी कहते सुने नहीं सुनी। और इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि उसके बाद तो नैब चेयरमैन को तो इस्तीफा ही देना चाहिए। ठीक है, आप समझते हैं कि मॉरल ग्राउंड्स पे चेयरमैन नैब को घर जाना चाहिए, लेकिन आपको पता है एतजाज साहब, यहाँ पे जो लेवल ऑफ मोरालिटी है ना तो वो पॉलिटिक्स के अंदर दिखाई दे रहा है, ना ही दीगर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं और उनके अंदर ये कोई अखलाकी जवाज़ की बुनियाद पर इस्तीफा देने का रुझान मौजूद है। आपने देखा कि सिविल एविएशन इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ, लेकिन वजीर हवाबाजी अपने होते पर विराजमान है। आपने देखा कि पाकिस्तान रेलवेज के अंदर क्या हुआ, कितने ट्रेन हादसा हुए, वजीर रेलवेज अपने होते पर विराजमान है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे माहौल के अंदर चेयरमैन नैब जब अखलाकी जवाज खो बैठे तो वो मुस्ताफी होकर घर चले जाएंगे? तो नहीं की जा सकती, उनसे पहले भी तो नहीं थी। जब उनको निकाला गया था, परवेज मुशर्रफ ने निकाला था 3 नवंबर को, जजेस को जब बहुत सारे की तकरीर की थी, तो आपने उसके बाद मुलाजमत कर ली थी और फिर बहाल हुए थे चीफ जस्टिस के साथ। इस दौरान आप मुलाजमत किए रखे, आपने प्रेस काउंसिल के चेयरमैनशिप की, एक छोटे से होते पर आप फायर हो गए थे। तो आपसे तवक्को तो नहीं की जा सकती, पर मैं तो असूल की बात कर रहा हूँ। जो इतना स्ट्रॉन्ग फैसला जिसके बारे में आया हो उसको लिए तो इस्तीफा देना ही बेहतर रास्ता होता है, बेहतर हिकमत अमली। ठीक है, लेकिन एजाज साहब, आज बिलावल साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये मुतालबा किया है कि नैब को खत्म होना चाहिए और चेयरमैन नैब घर जाए, आपको नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके दरमियान इस पर कोई कंसेंसस डेवलप होना चाहिए और कौमी असम्बली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऐसी कोई मूव चले और फिर उस पर पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस के साथ वहां पर कोई कानून साजी कर सकें और नैब की अगर विंग्स को क्लिप करना है वो करें, नैब को खत्म करना है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर डिसाइड करना होगा। और इस पर बात की जाती है कि चेयरमैन नैब जब अपॉइंट हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस नैब के साथ चलती रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी चलती रही। तो इस हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले क्या किया है? नहीं, कानून साजी तो यकीन पार्लियामेंट में ही होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर ये तो चेयरमैन बिलावल ने अपनी राय दी है ना कि कानून ऐसा बनना चाहिए। कानून साजी तो उनके मुताबिक भी, उनके लिहाज से हवाले से भी और उनकी सोच के मुताबिक भी मैं जानता हूँ। कानून साजी के बारे में हम बड़े हम क्लियर है कि कानून बनाने का जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान को ही है और किसी को इख्तियार नहीं है। तो एतजाज़ साहब, क्या चीज़ रोकती है पॉलिटिकल पार्टीज को नैब के कानून में तरमीम करने से या फिर नैब को ख़त्म करने से? एक कंसेंसस क्यों डेवलप नहीं हो पाता है सर? अब शायद पैदा हो जाए, इस फैसले के बाद इम्कान है पैदा हो जाए। आपको लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून असम्बली में बैठकर इस पर सोचेंगे, सोच विचार होगी और उसके बाद नैब को ख़त्म करने के हवाले से कोई मूव चलाई जाएगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस? ऐसा होगा? तहरीक इंसाफ तो शायद इब्तदा इस पर राजी ना हो, पर उसकी भी कुछ ज़रूरियात है। उसकी ख्वाहिश है कि 18वीं तरमीम में कुछ रियायत दी जाए और कुछ वफाक को थोड़ा सा ज़्यादा एम्पावर किया जाए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है शायद कोई ऐसी बात निकल आए कि आपस में हमआहंगी हो जाए। और ये हमारे हम बड़े क्लियर है कि फैसला और ये कानून साजी ये सिर्फ और सिर्फ वही पार्लियामान ही कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बारगेनिंग पोजीशन में आ सकती है, कुछ लो और कुछ दो के बात होके
तो उस पर नैब में तरमीम हो सकती है या नैब की पावर्स को क्लिप करने की बात हो सकती है। अच्छा, अभी एजाज साहब, अभी मुलाकात हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वफ्द की चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से। इस मुलाकात में देखा गया क्योंकि बिलावल साहब पंजाब में रहे और पंजाब के अंदर उन्होंने बहुत कोशिश की रहकर कि ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात हो सके, दावतनामे भी भेजे गए, लेकिन उस तरफ से एक रेजिस्टेंस देखी जा रही है। आपको लगता है कि अब जो एपीसी होने जा रही है या मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, ये सक्सेसफुल हो सकती है या ऑपोजिशन पार्टीज के दरमियान भी कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है? जरा मुश्किल लगता है। शहबाज शरीफ साहब के चाल चलन से तो बड़ा मुश्किल लगता है, और उसकी वजह यह है कि वो मेरे ख्याल में तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत को इस्तेहकाम की जमानत दे रखी है। जो दामन बनते हैं उनको इन दोनों ने जमानत दे रखी है, ना बोलते हैं ना बात करते हैं। मरियम बीबी भी खामोश है, कोई कहने को उन्होंने किसी किस्म का उन्होंने कोई ऐसा अंदेशा नहीं लिया कि वो बेचैन है, वो ठंडे नीचे बैठे रहे चुप होके, और कोई उनका इरादा नहीं दिखता कि कोई मूवमेंट चलाने का या कोई मुजाहमत करने का। तो वो तो जमानत दे के बैठे रहे, तो इसलिए शायद ये इत्तेफाक राय ना ही हो सके। एजाज साहब, बड़ी बात आप कर रहे हैं, अगर ये इत्तेफाक राय नहीं हो सकेगा और ऑपोजिशन इसी तरह से डिवाइड रहेगी तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को फिर गो हेड है। हुकूमत तो आपको 5 साल पूरे करते हुए दिखाई दे रही है। अगर उसके हिदायतकार भी उसके साथ है और अपोजिशन भी डिवाइडेड रहती है और एक बड़ी जमात अपोजिशन की अपने माल और दौलत को बचाने के लिए और लंदन में बैठ के और वहाँ से सियासत करके और वो इस मामले में अपनी हिकमत अमली बनाती है, तो फिर तो मेरा ख्याल है अगर ये 2-3 चीजें होती हैं तो फिर तो इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरा कर ही लेगी। तो आप ये समझते हैं कि ईद के बाद से जो एक मूव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सब सिर्फ चाय की प्याली में तूफान के मुतरादिफ है और फिर आपको लगता है कि ये ऑपोजिशन के इस धड़े के अंदर कोई जान नहीं होगी? तो ऐसे मामले में कि जहां पर आपको एक रिलक्टेंस दिखाई देती है ऑपोजिशन लीडर की भी, और बारहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि ऑपोजिशन लीडर को जो रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल भी उतना ही अहम है जितना लीडर ऑफ द हाउस का होता है, लेकिन वो नहीं प्ले किया जा रहा है। ऐसे में आप चेयरमैन साहब को क्या मशवरा देते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर कहाँ देखता है? चेयरमैन साहब को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मैं मशवरा देता हूँ तो जब आपकी अपनी मीटिंग में देता हूँ वो मैं कोई बरबला अखबारों में या मीडिया पे देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। वो जो भी मैंने दिया है वो दिया है मशवरा, वो अपनी जगह पे है। उसके पार्टी की अक्सरियत माने या ना माने, चेयरमैन माने या ना माने, वो एक और बात है। पर मेरी राय तो बहरहाल ये है मियां साहिबान कुछ जो इतनी खामोशी उन्होंने कर रखी है, ये इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वाह, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। यानी आप समझते हैं कि पावर ब्रोकर्स के साथ भी पैरेलल मुज़ाकरात हो रहे हैं? बिल्कुल लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर एतजाज एहसन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। नैब का खात्मा होगा या इसके कानून में तरमीम होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल मुल्क में एहतसाब का कोई इदारा ज़रूर होना चाहिए, ख्वाह इसका नाम कुछ भी हो, लेकिन ऐसे इदारे को आइन और कानून का पाबंद बनाने के लिए भी ठोस इकदाम करने होंगे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि यूट्यूब पाकिस्तानी मईशत में कैसे किरदार अदा कर रही है और यूट्यूब की बंदिश से क्या नुकसान उठाना पड़ सकते हैं। इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बायस दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जहां अक़वाम के दरमियान राब्ते बड़े हैं वहीं एक कमाई का जरिया बन चुकी है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी और टिकटॉक के जरिए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। नौजवान एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुनासिब कानून साजी ना होने के बायस मुतअद्दिद बारहा इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद की गई है। यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर 2012 से 2016 तक बंद रही है। इन 4 सालों के दौरान हुकूमती सतह पर यूट्यूब इंतजामिया से कोई बात नहीं की गई। हालिया लॉकडाउन के दौरान जहां मुल्क भर में लाखों नौजवान बेरोजगार हुए, वहीं कई एंटरप्रेन्योर्स सामने आए जिन्होंने यूट्यूब, पबजी और टिकटॉक के जरिए पैसे कमाने का आगाज किया। लेकिन हुकूमत ने पबजी और टिकटॉक और फिर बिगो ऐप पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। हालिया पाबंदी लगाई है पीटीए की तरफ से। इस पाबंदी की जो वजूहात बताई गई हैं उनमें फ़िरका वाराना, गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ मवाद शामिल है। टिकटॉक के मुताबिक उन्होंने 5 करोड़ के करीब वीडियोस डिलीट की हैं, जिनमें से 30 लाख वीडियोस पाकिस्तान से थी। टिकटॉक को पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है और ये गुज़श्ता साल व्हाट्सएप और फेसबुक के बाद तीसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप थी। इसी तरह बीगो लाइव को 1 करोड़ 70 लाख मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है और यह मुल्क की 19वीं सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इतनी मकबूलियत के बावजूद बिगो और टिकटॉक ने पाकिस्तानी हुक्काम के नोटिस पर जवाब नहीं दिया, कोई कान नहीं धरा है, जिसके बाद उन पर पाबंदी आयद की गई है। चंद वीडियोस की बुनियाद पर पूरी एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद करना महज चंद काबिल एतराज़ किताबों की वजह से सारी लाइब्रेरी को जलाने के मुतरादिफ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लेते हुए यूट्यूब का इंदिया दिया है। अदालत ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लेते हुए वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत उस्मा की जानिब से ये नोटिस फ़िरका वाराना केस में मुल्जिम शौकत अली की जमानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान लिया गया। अदालती बेंच के रुकन जस्टिस काजी अमीन ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं है, हम आवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब पर हमारे खानदानों को नहीं बख्शा जाता है। उन्होंने कहा कि निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जजेस को शर्मिंदा किया जाता है, अदलिया, फौज और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। जस्टिस काजी अमीन बोले कि कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया, हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। साथ ही बेंच के रुकन जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं, कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। जस्टिस काजी अमीन ने पूछा कि क्या FIA और PTA ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है, ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये सवाल भी किया गया। इस पर अदालत ने PTA हुक्काम ने बताया कि हम इनफरादी मवाद को नहीं हटा सकते हैं। अब यकीनन सोशल मीडिया एक शुतर बेमुहार बन चुका है, इसे लगाम देने की जरूरत है। काबिल एतराज वीडियोस को हटवाने के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन महज चंद वीडियोस की बिना पर पूरी एप्लीकेशन पर पाबंदी समझ से बालातर है। बेरोजगारी के शिकार नौजवान एंटरप्रेन्योर्स के कमाई का एक बड़ा जरिया क्यों छीना जा रहा है? यही नहीं बल्कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला में इजाफे के बड़े मौके से महरूम रखा जा रहा है। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वकार ज़का हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार ज़का साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पबजी पर बैन लगा PTA की तरफ से, फिर उसके बाद बीगो को बैन किया गया है, फिर टिकटॉक के हवाले से एक इंदिया जारी किया गया, अब यूट्यूब के हवाले से भी बात हो रही है। ये बात दुरुस्त है कि अगर पगड़ियाँ उछाली जाती है, लोगों की तज़हीक की जाती है, तो इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उनको रेगुलेट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कोई रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, या फिर मसला किस जगह पे आ रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो IT मिनिस्टर है अमीन उल हक साहब, वो बहुत ही मासूम इंसान है, वो तनख्वाह लेते रहे और मुझे उनकी जगह आने दें। ये बड़ा मैं आपको अपने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, बातें करने से काम होगा नहीं, मुझे काम करने दें। और क्योंकि IT मिनिस्टर इससे पहले खालिद मकबूल साहब थे, वो भी नहीं किसी काम के थे। अमीन उल हक साहब जो है वो टेप टेनिस के मैचेस की वीडियोस डाल रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या डाला है। तो ये जो सेक्शन 37 है, अगर सेक्शन 37 में चाहता हूँ सारे लोग जिनको बैन का, पबजी का इसका एहसास है, सेक्शन 37 जरूर पढ़ लें। सेक्शन 37 के मुताबिक बहुत अल्टीमेट पावर्स हैं इस वक्त PTA के पास। तो अगर वो पावर्स हैं तो आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसकी तो धज्जियां फेंक दी। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में एक फाइल करने वाला हूं वकील से मशवरा करके कि सेक्शन 37 के ऊपर बात की जाए। क्योंकि देखिए जी, मसला ये है कि दुनिया भर में पैगाम जा रहा है कि ऑनलाइन की दुनिया में पाकिस्तान को चाइना बना दो।
सेंसर कर दो हर चीज, सेंसरशिप में ले जाओ और सारे बड़े बड़े इदारे जो है यहाँ से अपना रेवेन्यू खींच लें, सारे बड़े बड़े इदारे अपना स्पॉन्सर यहाँ से खींच लें। तो मेरे ख्याल से ये रेगुलेटर्स का कसूर है, पॉलिसी मेकर्स का कसूर है। आपको पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए और एक पॉलिसी तो अभी फौरन लागू करनी चाहिए, वरना फेसबुक भी बंद होगा, इंस्टाग्राम भी बंद होगा, जहां तक मेरी खबरें। और वो ये है कि कोई भी मजहबी डिबेट तबलीग कर सकते हैं, लेकिन मजहबी डिबेट यूट्यूब या फेसबुक या सोशल मीडिया पे नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके नतीजे में कमेंट सेक्शन में गलीज किस्म के कमेंट्स दिए जाते हैं। ये जो भी आपने मुनाजरा करना है वो मस्जिद में बैठ के करें, जहां पर तालीमी और तालीम याफ्ता लोग हों। जिस दिन ये बंद कर देंगे सोशल मीडिया साफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप रेगुलेशन की बात करें ना कि हुदूदो क़यूद का पाबंद होना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब इसकी रेगुलेशन के हवाले से बहुत बात उठी थी तो फेसबुक के जो नुमाइंदे हैं उनको तैनात करने की बात हो रही थी कि पाकिस्तान में इन ऐप्स के नुमाइंदे जो है उनको चाहिए कि अपना ऑफिस यहाँ पे इस्टेब्लिश करें ताकि पीटीए उनके साथ जो है वो लाइजन के अंदर आ सके। तो जब इस तरह की बात होती है तो फिर इन ऐप्स के तरफ से, कंपनीज की तरफ से जो है वो भी कुछ सपोर्ट नहीं दी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि उस एंड से भी जो है बहुत रिजिडिटी शो की जाती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की जाती और हम अपने घुटने टेक देते हैं? नहीं सर, इसमें सबसे मैं अहम आपको एक बात बता दूं, ये इसकी एग्जाम्पल इस तरह है। टिकटॉक को इन्होंने दी है लास्ट वार्निंग, ये बोला है ना पीटीए ने, मुझे जरा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये लास्ट वार्निंग दी किसको है? ये बाइट डांस के नाम से कंपनी है चाइनीज, क्या उसको लास्ट वार्निंग दी है पीटीए ने? क्या देखो भाई, अगर तुमने यहाँ नाजेबा कंटेंट जाने दिया या आपने टिकटॉक कंटेंट मेकर्स को दिए, ये जरा वाजे कर दें। पहली बात तो ये है कि इन्होंने आज तक ईमेल ही नहीं भेजी किसी को, और दूसरी बात ये है कि यूट्यूब और फेसबुक के लिए पाकिस्तानी मार्केट बहुत छोटी है, उनके लिए लीस्ट कंसर्न है। कल को आप ज्यादा बोलेंगे वो कहेंगे ठीक है जी हम आप बंद कर दें यहाँ से, यहाँ पर हमारा ऑफिस आप कह जल रहे हैं कि जाएगा। इनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट एट व्हाट कॉस्ट वकार ज़का साहब? फिर हमें जो कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ रही है सर, इसलिए उसका कौन कसूरवार है? इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जला दिया जाएगा कल को ऑफिस किसी मजहबी चक्कर में, या फिर पीटीए बैन करेगा जो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट पेपैल, अमेजॉन वगैरह यहाँ लेकर आएंगे फेसबुक, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी गारंटी कौन देगा? दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां पर फेसबुक या यूट्यूब के साथ ये सलूक होता है? एक जमीनी सवाल मेरा ये है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अब कभी कश्मीर इशू की बात करें फेसबुक के ऊपर तो उसके बाद देखिए कि पोस्ट कैसे हटा दी जाती है। तो क्या यहाँ पे आर्टिकल 19 लागू नहीं होता फिर? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बात। देखिए, अगर मैं दूंगा गाली, ठीक है, अगर मैं दूंगा इसमें कोई बदतमीजी, तो उसके अंदर एक चीज है रिपोर्टिंग। ये जो पीटीए कह रहा है मैं रिपोर्टिंग पे बंद कर रहा हूँ, फेसबुक के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है, यूट्यूब के पास नहीं है कि वो बंद कर दे किसी का भी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डिजिटल इकोनॉमी को ठेस पहुंचेगी, तो बॉटम लाइन क्या है फिर? अब क्या रेगुलेटर को अपना रोल प्ले करना है, कोई सख्त शराइत आयद करने की जरूरत है, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, या फिर क्या है बॉटम लाइन क्या है इसका? कैसे सम अप करेंगे इसको? बॉटम लाइन ये है कि जी 60 साल से ऊपर के लोगों को नहीं इस इदारे में बैठना चाहिए पीटीए के, क्योंकि वो नहीं समझ सकेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं आज फिर ये कह रहा हूं, क्योंकि देखिए बातें बहुत लोग करते हैं, मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूं। मुझे 1 महीने के लिए पॉलिसी मेकिंग दे दे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तनख्वाह लिए बगैर पॉलिसी बना के देता हूं। एटलीस्ट मुझसे लें तो सही, मैं ईमेल कर करके थक गया, उसका जवाब नहीं देते। आप पॉलिसी मैं आपको पूरी बना के देता हूं, एस्टोनिया से लेकर दुनिया की ट्रैवलिंग के बाद मेरे पास एक एक की पॉलिसी पड़ी हुई है, मैं आपको वो देता हूं। अगर वो कारआमद नहीं होती तो मेरे मुंह पे कहते हैं जी आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकार ज़का आपका। वकार ज़का हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे दुबई में लाखों अफराद बेरोजगार होने जा रहे हैं। इस बेरोजगारी के पीछे वजह क्या है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मुत्तहिदा अरब अमारात जो जनूबी एशियाई बाशिंदों के लिए ख्वाबों की एक जन्नत समझा जाता है, जहां एशियाई बाशिंदे अपने सपनों की ताबीर के लिए जाते हैं, जहां की बड़ी आबादी इन्हीं ख्वाबों की ताबीर के मुतलाशी बाशिंदों पर मुश्तमिल है। अब इन खलीजी रियासतों में इन एशियाई तारिकीन वतन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। ख्वाबों की जन्नत में अब दूध की नहरें बहती हैं और ना ही शहद के दरियाओं का शोर सुनाई देता है। यहाँ शीश महल का ख्वाब देखना तो दरकिनार, अब जिंदा रहना भी एक डरावना ख्वाब बन चुका है। कोरोना वायरस के बायस दुबई में 9 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं, जबकि यहाँ रिहाइश पजीर 10% गैर मुल्कियों को अपने अपने देश जाने का हुक्म भी दे दिया गया है। तारिकीन वतन को हुक्म दिया गया है कि यहाँ नौकरी तलाश करें या फिर अपने अपने देश लौट जाएं। कोरोना वायरस ने दुबई को हकीकत में दुबई बनाने वालों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया है, जिन्होंने यहाँ बड़े बड़े प्लाजे अपने सपनों के छोटे छोटे महल तामीर करने के लिए बनाए, जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए यहाँ पर अपना दिन रात एक करते रहे, सुकून की खातिर सहरा की तपती धूप में कुशादा सड़कें बनाते रहे। वो तारिकीन वतन जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर यहाँ स्विमिंग पूल्स बनाए, 2 वक्त की रोटी की खातिर 5 स्टार होटल्स की तामीर भी इन्हीं तारिकीन वतन की कोशिशों के बायस मुमकिन हुई। मगर अब इन्हीं तारिकीन वतन का जीना महाल हो गया है।
इन तारिकीन वतन में हमारे प्यारे देश पाकिस्तान के नौजवान हुनरमंद भी शामिल हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जो हर माह बड़ी तादाद में दिरहम पाकिस्तान भेजा करते थे। अब बैक जुब्बिश कलम इनका रोजगार खत्म हो चुका है, लेकिन ये लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिन शोबों में तजुर्बा हासिल किया, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, वो शोबे पाकिस्तान में सिरे से मौजूद नहीं है। अगर कोई शोबा मौजूद है तो इसमें तनख्वाह दुबई के मुकाबले में 60 से 70% कम है। इसी तरह दुबई में अगर वो मजीद नौकरी तलाश करते हैं तो एक एक सीट के लिए दर्जनों उम्मीदवार मैदान में आ जाते हैं। इन हुनरमंद पाकिस्तानियों की सूरत हाल बिल्कुल आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली है। इन हुनरमंदों को बचाने के लिए मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान की ज़ाती कोशिशें ज़रूरी हैं। मीर रियासत, आपकी कोशिशों से इन्हें अपनी मंजिल की जानिब जाने के लिए थोड़ा सा साइबान मैसर आ सकता है। बेरोजगारी के इस तूफान में इनका हाथ थाम लीजिए, इन्हें डूबने से बचाइए, क्योंकि आपकी ज़ाती को इन्हें ज़िंदगी की डोर से जोड़ सकते हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।